सारा ने फिर सामण की भाई ठंडी ठंडी फुहारा के साथ राम राम नमस्कार बड्या ने छोट्या ने आणक्या ने दुआणक्या ने नजदीक क्या ने दूर क्या ने लाठर विमल के चैनल से। तो सामाजिक मुद्दे की अगर हम बात करें तो बहुत दिन से चला हुआ है कि राधिका यादव का हत्यारा कौन। अब सामाजिक मुद्दे अगर ना छेड़ें तो भी बहुत प्रॉब्लम है, छेड़ दिए जाएं तो भी लोग कहते हैं कि आपको क्या पड़ी है। मैं एक संवेदनशील सामाजिक नागरिक होने के नाते इस बात को शेयर करना चाहूंगी कि लड़की हो या लड़का, कोई भी बूढ़े माँ बाप हो या कोई और रिश्ता हो, न घर पे सेफ है न बाहर सेफ है, चाहे लड़की है या लड़का है। इसी प्रकार की कहानी घटित होती है हमारी एक टेनिस खिलाड़ी जो कि नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी है। बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़ा कार्य हम इसको मानते हैं। और कितने उसने मेडल्स लिए हैं, कितना कुछ उसके ऊपर खर्चा हुआ है। जिसकी उंगली पकड़कर वो चली थी, जो कभी एक सहारा बना था, जो उसके कैरियर में भी एक सहारा बना था, क्या उन्हीं हाथों ने दाएं 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 करके और गोली उसके सीने में दाग दी। लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 गोली लगी हैं, 2 पीठ पे, 1 कंधे पे। लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि 4 गोली चली हैं और चारों के चारों सीने में आगे से। एक बात का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। सवाल ये है, गोली चली हैं, क्या बाप इतना संवेदनहीन हो सकता है, पिता इतना संवेदनहीन हो सकता है अपने बच्चे के प्रति, उसी बच्चे के प्रति जिस बच्चे के ऊपर उसने अपनी नींद, अपना चैन, अपनी भूख, अपना पैसा लगा दिया हो। वही पिता उसको एकेडमी में लेके जाता था, वही पिता रातों की नींद गवाता था, वही पिता अपना चैन खोकर अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए खड़ा रहता था। वही पिता अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उसके कैरियर में लगा देता है, उसका भविष्य बनाने के लिए लगा देता है। और उसकी एकेडमी के लिए भी बताया जाता है 1.25 करोड़ रुपया, यानी कि टेनिस के जो रैकेट्स आते हैं 2-2 लाख के आते हैं। हमें तो पता नहीं था, हम तो जाते हैं मार्केट में सीधा सा लेते ना भाई, इतने का नहीं, इतने का लगा ले, इतने का लगा ले, और थोड़ा बहुत एक आधी बार खेला और कर दिया। तो इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट एकेडमी खोलना कोई आसान काम नहीं है। क्या वही पिता सोच सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसी पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली? या फिर घर पे और कौन है? भाई है धीरज यादव, माँ है मंजू यादव। अब बातें करनी कितने दिन हो गए जरूरी नहीं समझी थी, बट यहाँ सूत्रों से जो पता चल रहा है, उनकी FIR जो लिखवाई है उसके अंदर ये लिखवाया है कि नीचे चाचा रहते थे, गोली की आवाज सुनकर राधिका के चाचा ऊपर पहुंच जाते हैं, बट जो कमरे में माँ होती है मंजू यादव, उनको पता नहीं चलता है। कमाल की बात है। अब मंजू यादव से कहा गया कि लिखित में अपना बयान दे दो, तो उन्होंने लिखित में देने से मना कर दिया। तो दूसरी बात यहाँ से आती है, लिखित में देने से मना करके बस उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं तो अपने कमरे में, मुझे फीवर था, बुखार था मुझे, मैं अपने कमरे में सो रही थी और मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि ये प्रेशर कुकर फट गया हो। या तो उनकी माँ ने प्रेशर कुकर कभी फटते हुए सुना है, बार बार सुना है, हमने सिर्फ अखबारों में सुना है। अभी परमात्मा की दया से सू 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 करता तो कई बार सुना है, वो पानी ज्यादा होता है, कई बार उसमें से निकलता हुआ सुना है, उसकी आवाज अलग होती, तब भी भाग के जाके और फटाक से, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, हम जाके किचन में संभालते हैं, रख के आ रहे हैं तो, या किसी और ने भी रखा है तब भी हम लेटे लेटे भी बोलते हैं कि कुकर देखो भाई आवाज कैसी आ रही है। तो
इतनी नजदीक से गोली की आवाज सुनने के बाद भी राधिका यादव की माँ मंजू यादव वहां नहीं आ रही और पिता उनकी हत्या कर रहा है। पिता जब उसके चाचा ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किचन में कुछ काम कर रही थी, कुछ खाना। अब ये देखो कि खिलाड़ी होने के नाते कहाँ कमी रह गई थी उसकी। माता पिता को साथ लेके जाना, उनके साथ ही पली बड़ी है, उनके लिए किचन में भी खाना बना रही। कोई लड़की बना रही है आज के दिन, 80% लड़कियां देख लो, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। शादी के लिए भी इस प्रकार से इनकार कर देती हैं कि मेरी सास नहीं होनी चाहिए और या तो बस न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए हमारी, एक बिल्कुल एकल फैमिली हमारी होनी चाहिए, छोटी सी, बस मैं और तुम। लेकिन राधिका अपनी ही किचन में, हो सकता है माँ को बुखार है तो वो उनके लिए कुछ बना रही हो, कुछ भी हो। अब क्या कहेंगे हम, बेटी और बेटे, लड़के लड़कियां ना घर पे सेफ हैं ना बाहर हैं। अब उसको क्या पता था कि तू किचन में जाएगी और तेरे सीने में अभी दाएं दाएं करके 4-4 गोलियां एक साथ से निकलने वाली हैं। चाचा ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पे दीपक यादव जी बैठे हैं और राधिका बताते हैं कि लहूलुहान थी और माँ मंजू कमरे में लेटी हुई थी या आ गई थी। ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि कमरे में ही लेटी हुई थी, उसको फीवर था। तो फीवर 104 होने के बाद भी इतना, मतलब फीवर ही उतर जाता है डर के मारे। तो यहाँ पे अब शंका हो रही है, 2-3 प्राणी थे, एक लहू से लथपथ है तो 2 प्राणी वहां पर बैठे हुए हैं, एक लेटा हुआ है, एक बैठा हुआ है। तो अब आती है जब लिखवाई गई बातें, पुलिस के पास फोन किया उनके चाचा ने, ये हादसा हो गया है। तो अब बताते हैं कि धीरज उनका भाई घर पर नहीं है। ये लिखवाना, एफआईआर में लिखवाना, ये बिना पूछे ही बताना। और फिर दीपक यादव ने अपने, ऐसा लग नहीं रहा कि दीपक यादव उनके पिता ने अपने सर पर ये ले लिया है कि बेटी तो चली ही गई और बेटे को बचा लिया जाए। अब इसके पीछे संशय क्या है, कयास क्या लगाए जा रहे हैं? क्या धीरज यादव अपनी बहन की चढ़ती कलाम को नहीं देख पाया? धीरज यादव अपनी बहन के भविष्य को नहीं देख पाया? या धीरज यादव को ये सहन नहीं हुआ कि पिता ने उसकी बहन पर इतना खर्चा करके बचपन से और आज 1.25 करोड़ एकेडमी पर भी लगा दिया, तो हो सकता है मेरे कम हिस्से बचा हो। ये भी तो आजकल बहुत चल रहा है। रही बात राधिका के भाई इसका कोई बॉयफ्रेंड था या बाहर जाती थी, कई कह रहे हैं कि ये रील बनाने लगी थी। अब इनाहुल नाम का एक लड़का जो बता रहे हैं उसमें आया है केस के अंदर, वो राधिका ने टेनिस जब अपनी एकेडमी की तो उसके उद्घाटन के लिए बुलाया बॉम्बे से, तो वो उनको बताती है कि मुझे भी शौक है एक्टिंग करने का। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई काम होगा हम आपको जरूर याद करेंगे। तो इस प्रकार से इनाहुल ने एक गाने के लिए उनको बताया, फोन पर ही चैट थी और कहा कि भाई इस प्रकार से एक गाना है, बहुत बड़ा काम तो नहीं है, एक गाना है अगर आप करना चाहें। तो राधिका यादव के मन में था, उसको बड़े एकदम से उत्साह हुआ कि कहीं पे से भी हो मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, क्योंकि उसके मन में भी इस प्रकार के सपने रहे होंगे। दीपिका पादुकोण भी तो बैडमिंटन खिलाड़ी थी और वो भी तो इतनी बड़ी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आज के दिन देखो कितना बड़ा उसका नाम है, कितना बड़ा रुतबा हो और किस पद पर वो है। में भी हो सकता है, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें जब रही ग्लैमर्स की बात, तो ग्लैमर्स आज के दिन जो हमारे खेल हैं
वो भी ग्लैमर्स के साथ चलते हैं। हॉकी खेलते हुए हम लड़कियों को देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे जोड़ा बना के यूं कर लेंगे, इतनी सुंदर यूं परियों की तरह भागती दिखती हैं। टेनिस खेलते हैं तो बिल्कुल बिकनी पहनकर, और अगर ऐसा ही रहा हो तो ये भी यहाँ पे मतलब अंदाजा इसका कयास नहीं लगाया जा सकता, अगर ऐसी ही बातों से ऐतराज था तो। फिर कहते हैं कि ये लिया कि गांव वाले समाज वाले मुझे ताना मारते थे कि बेटी की कमाई से खा रहा है। ये भी इसके दीपक यादव के भाई ने बताया, ऐसा कुछ नहीं था। दीपक यादव के पास पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पेइंग गेस्ट यानी कि पीजी बहुत चल रहे हैं, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ जब राधिका अपने गाना शूट करने के लिए बॉम्बे गई थी तो मंजू यादव उनकी मां साथ में थी। बाइक पे सीन होते हैं, ऐसा कुछ भी वल्गैरिटी उस गाने के अंदर नहीं बताया जाता। तो जब वो गाना पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, राधिका ने अपने पापा को दिखाया तो उन्होंने उनको बताया कि मेरे पापा बेहद खुश हुए इस गाने को सुनकर, इस गाने को देखकर। फिर उन्होंने कहा इनाहुल ने कि भैया आपने ये इसकी प्रमोशन नहीं की, लगाया नहीं, तो ऐसे ही हंस के इमोजीज के साथ उन्होंने टाल दिया, बोला बस वैसे ही, और डीएक्टिव कर दिया उनका चैनल। उसने अपना चैनल ही डीएक्टिव कर दिया था, तो वो पोस्ट उसने नहीं डाली थी। अब यहाँ से क्या पता भाई को ये चीज रास नहीं आई हो कि मैं इस ग्लैमर्स की दुनिया में, इस फिल्मी दुनिया में, यहाँ पर इस दुनिया में मैं इसको जाने नहीं दूंगा। लेकिन धीरज यादव का घर पर न होना और बार बार माँ बाप का या फिर चाचा का ये बताना कि धीरज यादव घर पर नहीं था, यहाँ पे थोड़ा शक की सुई घूम जाती है। इनसे, इन आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि दीपक यादव ने हत्या न करके में भी हो सकता है भाई ने ऐसा कदम उठाया हो। और माँ किस प्रकार से देख सकती है इतना, वो भी एक शक के दायरे में आता है। लेकिन भाई समाज के अंदर जहां पर ये कह रहे हैं कि आज के लड़के लड़कियां, आज की युवा पीढ़ी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इनको रिश्ते निभाने नहीं आते, यूं नहीं करने आते, यहाँ पे अब देख लो, अब युवा पीढ़ी में से ही उसका भाई सामने आता है या फिर माता पिता। अगर माता पिता ने इस प्रकार का, या मंजू यादव को भनक नहीं थी तो उसने असलियत बता देनी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे, पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए अपनी बेटी के हित में। अब माँ ही अगर अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा। उसने बता देना चाहिए भी दोनों ने उसकी कोख से जन्म लिया है। अगर भाई ने ऐसा कांड किया है तो मंजू यादव ने बता देना चाहिए उसी कोख से मेरी बेटी ने जन्म लिया और उसी कोख से बेटे ने जन्म लिया, तो नहीं बचाना चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं बचाना चाहिए। अगर वो घर में था तो घर में बताना चाहिए, बाहर था तो बाहर बताना चाहिए। ये एक माँ की जिम्मेवारी मैं समझती हूँ कि अपने एक माँ ने अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसने प्रसव पीड़ा दोनों के लिए एक जैसी ही सही है और एक जैसा ही उनका लालन पालन किया है, और अपना दूध भी एक जैसा ही, अपने ही दूध से उनको पोषित और पालन पोषित उसका पोषण किया है, वह उसी दूध से उनको पोषा गया है। पिता ने उसी प्रकार से दोनों बच्चों को पाला है, पिता ने अपना फर्ज निभाया है दोनों बच्चों के प्रति। अगर भाई कुछ नहीं करता है, अगर लड़की बहन कुछ कर जाती है तो ये उसमें इतना वो होने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर हम युवा पीढ़ी के ऊपर ही आ जाते हैं, क्या पता भाई को ये सहन नहीं हुआ होगा तो इस प्रकार से उसने इस प्रकार का कदम अपनी कहा सुनी में, पीछे से आपने देखा होगा IIT बाबा, हालांकि मैं तो उसको अपना भाई कह के मैंने बड़े संवेदनशील अपने वीडियोस डाले हैं कि भाई सुधर जा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसका मैं खुद का रिलीज किया हुआ
और देखती हूँ वहां पे तो अपनी बहन के साथ वो बहुत लड़ाई कर रहा है, बहुत लड़ाई कर रहा है, उसको शूर्पणखा बता रहा है, ये बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहनें लड़ती हैं, भाई भी बहुत लड़ते हैं। और लड़की की तो जिंदगी खासकर यही रही है कि पहले पिता का दबाव होता है, फिर भाई का दबाव होता है, फिर आगे पति का दबाव होता है। तो वो अपनी जिंदगी को इसी प्रकार इस मतलब सामंजस्य में, ऐसा ही सामंजस्य में बिठाने के लिए सारी उम्र निकाल देती है। अगर ये आसानी से हमारे समझ में आ जाती है कि ये हमारे दुश्मन नहीं केयर टेकर है, तो शांति से जीवन बीत जाता है। अगर हमारे दिमाग में उठ जाती है कि मैं क्यों, मैं भी फ्रीडम चाहती हूँ, तो बड़ी मुश्किल होती है और इस प्रकार से उठ जाते हैं, ये घटनाएं अंजाम ले लेती हैं कि भाई मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं भी एक अपना फ्री लाइफ जीना चाहती हूं। तो यहाँ पर अब हम सोचने को मजबूर हैं, अभी सच्चाई देखो क्या आती है क्या नहीं, कि राधिका यादव का हत्यारा उनका पिता है या भाई। ये आप भी देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कई दिन से लगातार, कम से कम 7-8 दिन तो हो गए होंगे। तो आप भी अपने कमेंट्स जरूर देना। और अगर भाई ने भी ये कदम उठाया है तो पिता का क्या ये फर्ज बनता है कि मैं बेटे को बचाऊं, क्योंकि एक औलाद चली गई, एक को बचाना। तो फिर अगर वहां पे भेदभाव ना हो तो दोनों के लिए ही एक स्ट्रिक्ट कदम उठा देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भाई को भी ये सबक मिल जाए कि भाई इस प्रकार की गलती ना करनी चाहिए। अगर पिता ने ही ऐसा कदम उठाया है तो माँ ने ये बेड़ा उठाना चाहिए, ये बीड़ा उठाना चाहिए कि भाई मेरी तो औलाद दोनों ही हैं, मेरी औलाद को किस प्रकार से, ऐसा पति फिर किस काम का जो मेरी औलाद को ही मार दिया, अपनी औलाद को, मेरी तो क्या, उससे पहले तो दीपक यादव की है कि अपनी औलाद को ही मार दिया। तो अब मैं क्या भरोसा कर सकती है, कल को हो सकता है निकलते ही या बाहर आते ही या कुछ और होते ही कि ये सच ना बता दे। लेकिन उसने तो अपने ऊपर ही सारी ये जिम्मेवारी ले ली। तो अगर वो सत्य है तो बहुत बढ़िया है कि भाई उसने इस प्रकार का काम करके पुलिस को न इधर उधर भटका के अपने ऊपर सारा अपना सच्चाई अपने खुद ही बता दी। अगर उन्होंने नहीं किया है, पिता ने नहीं किया है, तो ये भी एक घिनौना एक पाप है जो पापी को बचा रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस पे अपने अपने कमेंट्स जरूर करना कि क्या ये सत्य है या नहीं है, क्या राधिका यादव का इस प्रकार से निर्मम हत्या करना, क्या ये समाज के अनुरूप इसको हम कहेंगे, क्या पिता ने किया है या भाई ने किया है, आपका अंदाजा क्या है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर मेरे को भी बताइएगा। मेरा तो कई दिन से दिमाग इस प्रकार से घूम रहा है कि कब हमारे समाज में इस प्रकार के ये घटनाएं होने से बंद होगा, और कब हम इतने फ्री होकर, कहीं प्रिंसिपल के गोली दाग दी जाती है, सिर्फ उस प्रिंसिपल ने ये कहा था कि बेटा थोड़ा सा ठीक कर ले, स्मोक ना करो यहाँ पे, और जैसे और बच्चे हैं ये यूनिफॉर्म ठीक से उन्होंने पहन रखे, तुम भी पैंट के अंदर दबा लो। या फिर कहाँ पे हम सोनम रघुवंशी को देखते हैं कि नई नई शादी में ऐसा हो जाता है, या फिर हम मुस्कान को देखते हैं कि ड्रम में आपने कितना सुना ही होगा, इस प्रकार से चिन्ह दिया जाता है। या फिर हम मुस्कान ये मोना यादव को ले। हाँ, मोना यादव के बारे में मैं बताना चाहूँ, कल लाइव में एक नीरज गर्ग नाम ने, उनकी आईडी तो प्लेनेट वगैरह से के नाम से है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि मैं मोना यादव का पति हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम नीरज गर्ग है मेरा नाम। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपका अंतरजातीय यानी कि इंटरकास्ट विवाह है, बोले हाँ, हमारी लव मैरिज थी। तो अब मोनू यादव के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उधर उर्मिला ग्रेवाल के साथ क्या हो रहा है, उधर आप इनको देखते होंगे
ये नेहा राणा के साथ क्या हो रहा है। इधर निक्की दहिया का केस अभी है ही, और निक्की के मन में से गुबार अभी भी निकला नहीं है। अभी भी निक्की उनको कोसती हुई नजर आ रही है। मैंने बल्कि कल कमेंट भी किया था, बेटा अब ऐसा मत बोलो, बहुत हो गया है, अब अपना एक नया स्टेप लें और अपने जीवन की शुरुआत अच्छे से करें। तो अभी गुबार उनका नहीं निकला है, और ये तो थोड़े थोड़े से आंकड़े हैं जो हम जुबान पर ला रहे हैं। अनगिनत समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है, बाहर जाने से भी डर लग रहा है, घर में रहने से भी डर लग रहा है। अब तो ये रह रहा है कि जिए तो जिए कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। इसी के साथ ये वक्तव्य लगाइए या कुछ भी लगाइए, बड़े भारी मन के साथ मैं अपना ये बंद समापन की ओर ले जा रही हूँ, बंद कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ। आपके कमेंट्स का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। बाय, टेक केयर। लेकिन फिर मेरी यही फरियाद है कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। छोटा सा हमारा ये जीवन है, ये नहीं पता अगले सांस कहाँ पर क्या होगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।